Hey, what's up, dear students? Welcome back to online classes. And now, dear student, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you a new chapter from Bihai book, No Men Are Foreign, written by James Kirkup. Now, in this poem, we are going to see how the poet feels like, imagines like that for him the whole world is one. So that's why he is talking about no men are foreign. Now we'll see that how poets is talk about. So first we'll start and go with poet. Let's have some brief about him also. So James Falconer Kirkup, FRSL, 23rd April 1918 to 10 May 2009. This is the like lifetime of his uh, presence on the earth. James Harold Kirkup, born, was an English poet, translator, and travel writer. जेम्स किरकप एक नोवेल राइटर भी थे, इंग्लिश पोइट भी थे, ट्रांसलेटर थे, ट्रैवलिंग राइटिंग करते थे, ट्रैवल्स के ऊपर राइटिंग करते थे. एंड ही रोट ओवर 30 बुक्स. 30 से भी ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है, इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफीज, देन नोवेल्स, उपन्यास, प्लेज, नाटक एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी किताबें लिखी है उन्होंने. He became a fellow of the Royal Society of Literature in 1962. Now this is a, you can say, ये जो आप देख रहे हैं, became a fellow of Royal Society. This is a post. ये एक पदवी होती है. And this was awarded to him in 1962 just because his poems. Now we'll see the theme of this poem. We'll see a theme of no men are foreign. हम इसमें इस पोएम का थीम देखेंगे. तो हम इसमें पहले ये देखना पड़ेगा कि द थीम ऑफ द पोएम नो मेन आर फॉरेन इज़ द oneness of mankind underneath the superficial differences of color, race, nationality and faith. Now oneness, इसमें जो oneness की बात की जा रही है, यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है. Now how many of you knows a famous saying in a Sanskrit word? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया जो एक घर के समान है, ऐसा माना जाता है. उसको संस्कृत में एक फ्रेज के थ्रू बोला जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? इफ़ यू नो, comment the answer in comment box. I will give the answer in the part 2 of this video. So let me see how many of you are commenting. पूरी दुनिया एक घर है, इसका संस्कृत में एक फ्रेज होता है, मीनिंग होता है. उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. नाउ लेट्स रीड द थीम. वननेस की बात करता है, मैनकाइंड की बात करता है, मानवता की बात करता है. एंड पोएट सेज the theme of the poem No Men Are Foreign is the oneness of mankind. मानव की एकता के का प्रतीक है. Underneath the superficial differences of color, के बावजूद भी, अब कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो के बावजूद भी जो है oneness mankind में देखा जाता है, ह्यूमन बींग में देखा जाता है. तो वो जो डिफरेंसेस हैं कलर से है. वी टू नो, वी हैव रेड अबाउट दिस फैसिज्म. हम लोगों ने देखा है कि कैसे रंग भेदी नीतियाँ जो है परसों से हमारे देश में या फिर किसी और अन्य कंट्रीज़ में चलती रही हैं. देन आफ्टर इट गोज़ टू रेस, नेशनैलिटी एंड फेथ. आप कौन से नेशनैलिटी से, कौन से रेस से हो. रेस इज़ लाइक एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, लाइक दैट. तो वो रेस हो गया आपका. We are called Indian as well as Asian.
Now it purposes that all the human beings are brother and sisters. इसका जो पर्पस है बतलाने का, इस पोएम का थीम जो है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं. Those who spread hatred and wage war are criminals and deserve to be condemned. और वैसे लोग जो इस धरती पे लड़ाइयाँ लड़ते हैं या यू नो दुर्भावना को पैदा करते हैं, हेट्रेड पैदा करते हैं, वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं और उनको जो है हमें कंडेम करना चाहिए. उनको हमें उनके किए गए गलत कार्यों को बताना चाहिए. द पोएम ऑल्सो डील्स विथ सुप्रीमेसी ऑफ लव. इस कविता में जो है आपको, इस पोएम में आपको ये दिखेगा कि कैसे प्यार को प्राथमिकता दी गई है, अपनापन को प्राथमिकता दी गई है. फ्रेंडशिप अमंग ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड. और एक दोस्ती का भाव जो है जितने भी इस विश्व में, इस दुनिया में लोग हैं, उनके बीच एक दोस्ती का भाव पैदा करने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है. Now we'll see the title. We'll talk about the title. No Men Are Foreign is an apt title for the poem. No Men Are Foreign एक ऐसा apt title है, पोएम को दिया गया है. क्यों? क्योंकि इट डील्स विथ द थीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. क्योंकि जब आप नो मेन आर फॉरेन का मीनिंग निकालेंगे तो आपको मीनिंग निकलेगा कि नो मेन आर फॉरेन मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है फॉरेन नहीं है, मतलब बाहरी नहीं है, विदेशी नहीं है. तो इस 4 वर्ड्स की मदद से जो है ये पोएम किसके बारे में, किस संबंध में बताने में काफ़ी मदद मिलती है. एंड इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ. ये पूरी दुनिया की सच्चाई है. ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव आइडेंटिकल बिहेवियर एंड द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मैन मेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कास्ट, क्रीड, बैरियर्स एक्सेट्रा आर अननेचुरल. कहते हैं ह्यूमन बींग्स जितने भी मतलब पूरे विश्व में हैं, उनका एक अपना आइडेंटिकल बिहेवियर हो चुका है. उनके बीच डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो सारे डिफरेंसेस जो है मैन मेड है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं. और वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं उसको फॉलो करने के लिए, जैसे कास्ट सिस्टम, रंग भेद की नीति, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि हम दूसरों को बाध्य करते हैं कि वो करें. और ये सारे जो है अननेचुरल है, अप्राकृतिक है. नेचर डज नॉट want this. Now every human being responds positively to love. Hence no human being is a foreigner or an outsider. तो पोएट जो है इस बात पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग से प्यार से पॉजिटिवली बात करते हो तो आपको जो है रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिव ही मिलता है. तो इसके कारण टाइटल जो है दिया गया है कि सारे ह्यूमन बीइंग जो है एक ब्रदरहुड में रहते हैं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है जो बाहरी हो या विदेशी हो. नाउ विल सी द नेक्स्ट. विल सी द पोएम, विल रीड द पोएम इन फैक्ट, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ these stanzas. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So the meaning of these 4 stanzas will learn. हम इसके meaning को समझेंगे. The poem begins by asking us to constantly remind us ourselves that no human being is strange or different. पोएम जो है, पोएम की शुरुआत जो होती है यह बतलाते हुए, यह आपको करने के लिए बोला जाता है. यू कैन से कि प्रोवोक भी किया जा सकता है या फिर आपको सजेस्ट किया जा सकता है कॉन्स्टेंटली, लगातार, कि ourselves that no human being is strange. कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है आपसे, आपके लिए अनजाना नहीं है, डिफरेंट, अलग नहीं है. और जो एक सुपरफिशियल सरफेस जो है हमारा जो बॉडी है, इन विच द साउल स्लीव, जिसमें हमारी आत्मा रहती है, उसके अंदर, उस इंसान के अंदर जो है एक सुपरफिशियल स्पेस होता है, एंड दैट इज़ फॉर हार्ट, माइंड एंड सॉल्स.
और वो क्या होता है? हृदय, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में बतलाने का मतलब है कि यू कैन थिंक लाइक द पोएट बिलीव्स इन द गॉड, in the love. Okay, now he says more, the same earth is present everywhere and the people of all countries will be buried into the same earth one day. कहता है कि ये जो धरती है हर जगह पे एक ही जैसी है, कहीं धरती मतलब अलग नहीं है। और जो सारे लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, वो सारे के सारे जब उनका लास्ट डे होगा तो एक दिन वो भी इसी धरती के अंदर बरीड किए जाएंगे, उनको लाइक गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा। तो उनका कॉन्सेप्ट्स अलग हो सकता है उनके रिलीजन के हिसाब से। Now we'll see the second stanza. It says, they too have they too aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved. The hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. इन 4 लाइनों का मतलब जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ईच एंड एवरी लैंड, लाइक ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग्स इज़ नरिश्ड बाय द सन। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को एक जीवन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है सन से, उसी प्रकार से हर एक भूमि, प्रत्येक भूमि को जो है नरिशमेंट मिलता है पूरे धरती पे एक ही जैसा। नाउ पीपल मे हैव अडेप्टेड टू डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस। लोग हो सकते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों में वहाँ के हिसाब से ढल चुके होंगे। बट वी आर ऑल वन इन द स्पिरिट। लेकिन हमारी जो एकता है वो एक स्पिरिट में है, एक विश्वास में है, एक बिलीव में है, एक आत्मा में है। वी आर ऑल एबल टू सस्टेन आवर लाइव्स ड्यूरिंग पीस टाइम। कहता है हम सारे लोग जो है जब शांति का समय होता है, शांति का टाइम होता है, तो हम अपने ज़िंदगियों को बचा सकते हैं, जी सकते हैं। एंड वुड स्टार्व टू डेथ इफ़ वॉर्स डिस्टर्ब ऑन अर्थ। और अगर हमें युद्ध की तरफ अगर जाना पड़े तो हो सकता है हम भूखों मर जाएं, हमारे पास सस्टेन करने के लिए कोई चीज़ होगी नहीं। मोर ओवर दे हैव हैंड्स लाइक अस एंड ऑल डू द सेम वर्क। ना मोर ओवर यहाँ पे जो है एक कंजंक्शन है, दैट इज़ कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है। दे हैव हैंड्स, और इस उससे भी ज़्यादा जो सरप्राइजिंग बात है कि उनके पास भी हमारे जैसे ही हाथ हैं, और उन हाथों से भी वो सारे काम करते हैं जो हम करते हैं। दस वी आर द सेम एंड द एंटायर वर्ल्ड इज़ आवर होम। तो इसलिए यह साबित होता है कि वो हमारे जैसे हैं और सारा जो पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड है, वो हमारा घर है, हमारा होम है। नाउ विल सी नेक्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर दैट दे हैव आइज दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन by love. In every land is common a life that all can recognize and understand. Now इस 4 लाइन का जो मतलब है I'll just explain. We all wake up each new day with hope and then take rest. हम हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नई आशा के साथ जगते हैं। इट इज़ ओनली लव दैट कैन रियली कीप ह्यूमैनिटी गोइंग। और यह सिर्फ प्यार ही है जो ह्यूमैनिटी को, मानवता को ऐसे ही गोइंग ऑन बरकरार रख सकता है। विथ लव एंड लुकिंग एट ईच ह्यूमन बीइंग विथ काइंडनेस। प्रत्येक व्यक्ति को प्यार से बिहेव करना, उनके तरफ प्यार से देखना, एक जो दयालुपन है उसको शो करना, इन सारी चीज़ों के साथ जो है हम इंसानियत को जी सकते हैं, इंसानियत को जीता जा सकता है। वी कैन ट्रूली क्रिएट अ पैराडाइज लाइक सिचुएशन ऑन द अर्थ। हम लोग सच में एक स्वर्ग जैसा वातावरण, एक माहौल, स्थिति का निर्माण जो है पृथ्वी पे कर सकते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पैरा यू कैन सी हाउ मच होपफुल एंड पॉजिटिव थिंकिंग द पोएट इज शोइंग। कितना पॉजिटिव बात कर रहा है। हाउएवर he is also having anger towards
the people who spreads hatred and who wages wars, right? तो गुस्सा भी है और साथ में पॉजिटिवनेस भी है. Now we can see, we'll see in next slide, that is the last. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray and condemns. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defy. Now, our, our hills of fire and dust outrages the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. In this last stanza of this poem, the poet is describing the outrage and the satisfaction. You can see कि इस पोएम में हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. The poet then reminds us that by trying to hate and even exploit others and their lands, we will betraying and condemning ourselves. कहता है पोएट इसमें यह बात याद दिलाना चाहता है, यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि टू हेट एंड इवन एक्सप्लॉइट अदर्स. अगर आप किसी से नफ़रत करते हो या किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, किसी को डराते हो, धमकाते हो, उसका फ़ायदा उठाते हो, उसकी ज़मीन हड़पते हो, तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, वी विल बी बिट्रेइंग एंड कंडेमिंग आरसेल्व्स. तो हम खुद से बिट्रे कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और ख़ुद को ही दोष दे रहे हैं. द पोएट रिमाइंड्स अस दैट टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. पोएट साथ में यह भी बतलाता है कि अगर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ में हथियार का यूज़ करते हैं तो एक तरीके का वॉर है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान ही होगा. इट्स अ फ्यूटाइल. द पोएट एंड्स विद द रेफरेन. इसलिए पोएट जो है लास्ट में पोएम को ख़त्म करते टाइम कहता है नो मेन आर फॉरेन. इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है इस दुनिया में फॉरेन नहीं है. एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. और कोई भी देश अनजाना नहीं है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वी नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर दैट वी आर ऑल वन इन द स्पिरिट एंड इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स. तो कहता है कि हम लोगों को हमेशा और बार बार ये चीज़ याद करना होगा, याद रखना होगा कि हम सारे एक हैं और हमारी जो आत्मा है वो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए जो है इनकरेज करे, उत्साहित करे. डिस्कशंस एंड डायलॉग्स फॉर अ ट्रूली ह्यूमेन, जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इन द फ्यूचर. कहता है कि हम लोग इस तरीके का वातावरण का निर्माण करें, इस तरीके का डायलॉग का लाइक एक मंच सेटअप दें जिस पे ऐसे लोग आए और ट्रूली ह्यूमन की बात करें और एक सस्टेनेबल लाइफ जो है वर्ल्ड में, एक सस्टेनेबल वर्ल्ड को जो है तैयार किया जाए फ्यूचर लाइफ में. नाउ राइमिंग स्कीम. द पोएम डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक राइम स्कीम. इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स में जितने भी पोएम्स होते हैं उसमें कोई राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिलता है. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम फॉर यू फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 बिहाइव बुक एंड we'll do the question answer. We'll solve the exercise of this particular chapter, and this is it in today's poem. We'll meet with the rest part of the same poem next video with dealing some exercise, very important questions for your coming boards paper, half yearly paper also. Till then, now just wait for next video. We'll meet again. So have a nice day to everyone. Thank you.